देखिए, हमारे पास सब कुछ बचा नहीं है। हमारा नौजवान पढ़ लिख के भी बाहर जाके कोई छोटी सी रोज़मर्रा ज़िंदगी को चलाने के लिए नौकरी करता है। यहाँ पर अपने माँ बाप को भगवान भरोसे गांव देहात में छोड़ के चला जाता है। जो उसकी पुश्तैनी भी ज़मीन होती है 1-2-3 एकड़, उसकी भी वो परवाह नहीं करता है, अधिया बटिया पर दे के चला जाता है। उसको ये तय कर दिया गया है इन्फिनिटी भावना से, हीनता भावना से, कि उसका भविष्य यहाँ नहीं है। तो फिर वो बाहर जाता है। आपको जानकारी दे दूं, 67% पलायन है बुंदेलखंड में, और वो भी युवा जा रहा है। और वो युवा 3 पीढ़ी का नुकसान कर रहा है। एक पीढ़ी वो जो अपने माँ बाप को छोड़ के गाँव देहात में जा रहा है, एक पीढ़ी वो खुद जो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को लेकर शहर से जा रहा है, और दूसरे शहर में जा रहा है जहाँ वो बोझ बनेगा। हर शहर का अपना एक कैपेसिटी होती है कि साहब इतने ही आदमी इतनी आबादी को झेल सकता है। लेकिन ये हज़ारों की तादाद में जब लोग जाते हैं यहाँ से पलायन करके, तो दूसरे शहर पे भी बोझ होते हैं। तो वो वहाँ जाएगा, खेत में ईंटा गारे ला के मकान बनाएगा, और वो तीसरी पीढ़ी बच्चे जो सड़क फुटपाथ पे खेल रहे होंगे, इनका भविष्य है पढ़ने का, आगे बढ़ने का। ये एक बात हुई। दूसरी बात, हमारी 7 नदियों का पानी हमें मिल नहीं रहा है। हमें केवल सूखा 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 कह के जल योजना है, केन बेतवा लिंक, हर घर नल, हर नल जल, कुछ ना कुछ ऐसा एक माया जाल बुन दिया जाता है कि अभिभूत हो जाते कि अरे वाह, अब हमारी समस्याएं खत्म हुई। बिजली 4 जगह बनती है, फिर भी आप आज रुके हैं यहाँ पर, रुकिए, आपको पता चलेगा 8 घंटे की कटौती है। 8 घंटे कोई बिजली नहीं आएगी, जबकि हमारे यहाँ 4 घंटे हम बुंदेलखंड में बना रहे। बिजली हो गया, आपका पानी हो गया। शिक्षा की व्यवस्था ये है कि महीनों से यहाँ के अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिली। अध्यापक घर से निकलता नहीं है, और कुछ अध्यापक हैं जो होशियार हैं, वो अपनी तनख्वाह पूरी लेते हैं, सबलेट पे 2-3 हज़ार का कोई एक नया लड़का ले देते हैं और वो जाता है, उनकी जगह वो पढ़ाते हैं। अस्पताल आप देख लीजिए, कहीं पे भी, उरई में एक अस्पताल मेडिकल कॉलेज खुला है जिसको लोग यहाँ रेफरिंग सेंटर, रेफरिंग क्या, कहाँ रेफर करना है वो रेफर कर देते हैं। कुछ नहीं मिला 77 साल बाद, ना एक एम्स है, ना एक IIT है। 14 जिलों में एक फंक्शनल हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है, एक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहां आदमी रुक के काम कर सके। किस बात का हम दम भरते हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात है जिसका हम लोगों को ऑब्जेक्शन है कि हम उत्तर प्रदेश हैं ही नहीं। ये उत्तर प्रदेश हमारे ऊपर थोपा गया। बुंदेलखंड जिसकी हम और आप बात करते हैं, बुंदेलखंड को ये कहा जाता है इट्स अ वेरी हार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल जिसको कहा जाता है, मध्य भारत, ये हम लोग हैं। तो हमें उत्तर प्रदेश क्यों बनाया गया? और उत्तर प्रदेश में हमें फंसा के हमारी मालिकाना हक ले लिया। पानी वो तय करते हैं, बिजली वो तय करते हैं, रोजगार वो तय करते हैं, योजनाएं आती हैं। 403 में 19 हमारे विधायक क्या लेंगे? वो 403 विधायक को जो मिलता है ईस्टर्न यूपी, गाजियाबाद, गोरखपुर, सर तब जाता है। तो ऐसी स्थितियों में कौन, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा लड़ने के लिए। और यहाँ का गरीब गुरबा अपने पेट के आगे ना सोच सकता है, ना सोच पाता है, तो वो हार ही गया। उसने अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो हमने कुछ साथियों से जो संपन्न हैं, जो अपनी ज़िंदगी को एक लंबे समय तक जी चुके हैं परिवार के लिए, अब हमने उनको जोड़ा है और हमने उनसे यही कहा कि हमें नया राज नहीं चाहिए। वो बुंदेलखंड जो आज़ादी के पहले था, जिसको सोन चिड़ैया कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था दूध दही की नदियाँ बहती हैं, वो बुंदेलखंड जो सूरमा, यहाँ पे बहुत बहादुरी के लिए, धनवान के लिए जाना जाता था, हमें वो वापस चाहिए। हम अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गुलामी में नहीं जी सकते हैं। अगर आप हमारा राज्य नहीं बना रहे हैं तो हमें नेशनल टेरिटरी बना दीजिए। हम दिल्ली की तर्ज पे काम करेंगे। आप एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाइए, उसकी देखरेख में चुनाव करवाइए, उसी की देखरेख में जो सरकार बने वो काम करेगी, और जो भी पैसा आएगा वो सीधा बुंदेलखंड को मिले। ये भी अगर मंजूर नहीं तो हम तीसरा विकल्प दे रहे हैं कि आप एक गवर्निंग काउंसिल बना दीजिए, जो अभी बोडोलैंड की बनी है। गवर्निंग काउंसिल में उस जगह के चुने हुए कुछ लोग होते हैं, उन्हीं में से एक मुखिया चुना जाता है। जो पैसा आता है क्षेत्र की बखूबी के लिए उस गवर्निंग काउंसिल को दे दिया जाता है, और वो गवर्निंग काउंसिल तय करती कहाँ किसको जोड़ना है, कहाँ किसको पैसा देना है, क्या विकास होना है। 3 विकल्प के बावजूद भी अगर ये नहीं मान रहे हैं तो फिर ये मानिए कि संघर्ष लंबा है। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ना बसें जलाएंगे, ना ट्रेन रोकेंगे।
ना किसी सरकारी दफ्तर को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी 3 फेज़ का हमारा ये गांव-गांव पाँव-पाँव बाकी रह गया। इसके बाद हमारा दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन है, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो निश्चित तौर पर हम लोग, हमारा आपस में ये तय हुआ है कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, सांकेतिक हड़ताल करेंगे। ये हमारा फ्यूचर का प्लान है। 3 अलग अलग आपने सवाल किए हैं। सबसे पहले हमारे पास मुद्दा है पलायन को रोकने का। जो हमारी गरीबी और जो भुखमरी है उसमें बहुत बड़ा हाथ पलायन का है। नौजवान जब यहाँ से चला जाता है तो यहाँ से नौजवान ही नहीं जाता, वो अपने साथ साथ लोगों की उम्मीदें और सपने ले जाता है। अगर नौजवान यहाँ रहेगा तो वो अपने माँ बाप की देखरेख करेगा, वो 2.5 एकड़ की खेती किसानी है उसे करेगा, उसके बाद कोई उद्यम होगा, कोई ऐसा कारोबार होगा जिसमें वो हाथ बटाएगा। तो एक समस्या है कि हमारा आदमी हमारे पास है और वो उसकी देखरेख में हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है जब यहाँ पर आदमी रुका रहेगा, यहाँ पे काम करेगा, तो बाहर के लोग फैक्ट्री वाले आना पसंद करेंगे, कोई भी उद्योगपति आना पसंद करेगा। अभी कोई भी उद्योगपति इसलिए नहीं आता है कि यहाँ है ही नहीं कोई, यहाँ केवल बुजुर्ग और बच्चे हैं। तो कोई उद्योगपति, कोई इंडस्ट्री क्यों डलेगी? तो पलायन जैसे हमने रोका, एक ही होगा। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि वैसे भी बहुत खराब स्थिति है, जिस पानी की समस्या आप कह रहे हैं, बुंदेलखंड पानी के ताल तलैयों के लिए ही जाना जाता था। अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी ले लें, ताल बेहट टीकम ललितपुर सबसे ज़्यादा पानी वाला जिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी वहाँ पर है। उसके आगे आप टीकमगढ़ चले जाइए, टीकमगढ़ ताल तलैयों के नाम से मशहूर था। आपने सबके सब यही महोबा में, अब बेलाताल की बात करिए, बेलाताल पूरा के पूरे महोबा को पानी देता था। आपने उसमें इंक्रोचमेंट करके उसमें बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, और फिर आप कहते हो कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या है। हमारे यहाँ कभी कोई पानी की समस्या रही ही नहीं। हमारे यहाँ किसी भी किसान ने नदी से पानी लिया ही नहीं। खेत में कुएं होते थे और कुएं के साथ ही, रेंट के साथ ही वो करते थे। आपने वैसी ऐसी योजनाएं लाके थोप दी, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी अमेरिका से, कभी इंग्लैंड से, और उन योजनाओं को पहले लोगों को समझाओ। तो अब ये देखिए सब, हर घर नल और हर नल जल, ये योजना आई। आपने गांव की सड़कें सीमेंटेड कर दी कि सब अब आप देखिए चलने फिर, और फिर जैसे ये योजना आई तो गांव की सड़क को तोड़ फोड़ के बीच में से वो पाइपलाइन डाल दी। फिर ठेकेदार को नुकसान हुआ तो वो छोड़ के चला गया। तो वो पाइपलाइन का पानी भी सड़क पे है, ना तो उनको पानी मिल रहा है ना उनकी सड़क है ये। और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है, हमारा मालिकाना हक। जब तक मालिकाना हक नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही मारे मारे घूमेंगे। चौथा जो आपकी वजह आप बता रहे हो, हर नए राज्य को केंद्र 15 साल पोषित करता है। दिस एक अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लीजिए, दे सपोर्ट फाइनेंशियली, चाहे वो स्पेशल पैकेज कर ले, चाहे न्यूली राज्य करे इसमें। फिर उसके बाद 10 साल में कम होता है, फिर 5 साल में कम होता है। और जैसे ही राज्य अपने, जैसे अभी उत्तराखंड का सपोर्ट बंद हो गया, छत्तीसगढ़ का सपोर्ट बंद हो गया, क्योंकि ये अपने पैरों पे खड़े हो गए। लेकिन राज्य बनने के समय में इनको 15 साल तक सरकार ने जहां जहां जरूरत हुई वहां वहां उनको सपोर्ट किया। हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास, जैसे आपने खुद कहा, हमारे पास अदरक है, मटर है, नींबू है, आपका खनिज में आ जाए ग्रेनाइट्स है, आपका ये आपका बालू है, आपका हीरा है, कोहनूर जो यहाँ गया। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है वो खनिज है जो हर्बल में, आयुर्वेदिक में चलता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद हम तीसरी बड़ी स्टेट है जो बाबा रामदेव को, बैद्यनाथ प्राणदा वाले को, हमदर्द को, हम सारा खनिज हम दे रहे हैं, और उसके बाद भी हम भूखे। तो ये एक बड़ा मुगालता है, एक बड़ा माया जाल है जो झूठ वूठ फैलाया जा रहा है कि ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं खड़े हो सकते भाई? हमें पता है ना कि कहाँ रोजगार है। और आखिर में हमने अपने जितने भी बुंदेलखंडी भाई बाहर फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, मोस्टली सिएटल में जो साइंस और उसमें है, टेक्नोलॉजी में है, हमने सबको लिखा है, और वो पूरे के पूरे हमारे पास डाटाज हैं। हमने कहा तुम अपने क्षेत्र में आओ, एक रोजगार जरूर डालो, और सारे विलिंग हैं, यहाँ पे तैयार हैं। कोई लाइब्रेरी खोलने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी, कोई कंप्यूटर के लिए, कोई किसी तरह। तो हमने पूरा ताना बाना उस किस्म से किया है कि हम अपने प्रदेश को कम से कम 10 साल खड़ा करके उसके पैरों पे दिखा सकते हैं। नहीं, देखिए, हमारी 2 भेंट माननीय अमित शाह जी से हुई है, उन्होंने निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के लिए सहमति दी है।
लेकिन उनका जो है देखिए, उनका प्रवेश बहुत, सोचने का नज़रिया बहुत बड़ा है। वो 140 करोड़ भारतवासियों की बात कर रहे हैं, हमारा मात्र 5 करोड़ का जो लक्ष्य वो है। और उनका कहना ये है कि ये हमारे प्रायोरिटी पर नहीं है। वो हमें बात समझनी चाहिए। देश में दूसरी समस्याएं ऐसी हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं, पहले उनका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। हम कितने भी स्वार्थी बन जाएं, हम ये कहें कि साहब नहीं, बुंदेलखंड की बात पहले करो, बाकी सबको पीछे कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उनके संज्ञान में है, उनके मैनिफेस्टो में 3 राज्य हैं, मैं आपको बता दूं, विदर्भा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, तीनों मैनिफेस्टो में हैं और तीनों राज्यों के लिए उनकी सहमति है। दोनों बार जब हमारी बात हुई है, इस पर बात हुई है, उन्होंने आज तक मुझे बुंदेलखंड राज्य के लिए कभी कहने से मना नहीं किया। और एक बार उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि इस वक्त राज्यसभा में हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है, अगर हम प्रस्ताव भी लेके आएंगे तो इस प्रस्ताव को पास कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां इनके साथी होते हुए भी छोटे राज्यों के पक्षधर नहीं है। उस वक्त इनके साथ उद्धव ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे बहुत विरोध में थे, शिरोमणि अकाली दल था, वो बहुत विरोध में थे। तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो बुंदेलखंड राज्य के लिए उस वक्त सहमति नहीं रखती थी। लेकिन अब जैसे ही राज्यसभा का बहुमत होता है तो हम फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने के लिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि भाजपा ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिस पे हम उम्मीद रख सकते हैं। और इस दर्द को माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी जानते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात एक था, महाराष्ट्र किसी भी तरह गुजरात को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। 7 जजों की बेंच बैठी, तब वो फैसला हुआ, वो गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए। तो इस दंश को, छोटे राज्यों की प्रोग्रेस को, महिमा को माननीय गृह मंत्री भी जानते हैं और प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था लोगों का विश्वास जीतना। अगर मैंने उनका विश्वास जीत लिया तो वो हमारी बात को गंभीरता से सुनेंगे, और फिर हमारी बात में अगर वजन है तो फिर उसको वो गुनेंगे भी। लेकिन यहाँ पे अभी भी फिल्म एक्टर बन के घूमूँ, एसी कार में घूमूँ, बड़ी बड़ी कार में घूमूँ और बड़े नाज और नखरे के साथ रहूँ, तो कोई किसी को परवाह नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में कि आप सामने वाले को जब खुले रूप में मिलेंगे तभी वो अपनाएगा। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के चाय की बड़ी समस्या होती थी। चूँकि मैं साथी हूँ, सब 1 चाय 2 चाय, तो हमने चाय ही छोड़ दी, हमने कहा हम चाय नहीं पीते। फिर बिस्तर की बात होती, बुंदेला जी का कमरा, बुंदेला जी का बिस्तर, हमने कहा चल हम ज़मीन पर ही सोएंगे, बिस्तर पर सोएंगे नहीं। हमने रोटी खाना छोड़ दिया, क्योंकि अरे गर्म रोटी लाओ बुंदेला जी को। तो हमने वो सारी चीज़ें जो विवाद की वजह बनने हैं और जिससे हमारे लोगों का हमारे प्रति विश्वास उठ जाए, उनको हमारी उसमें कहीं ये लगे यार ये बदमाशी है, कहता कुछ है और करता कुछ और है, तो हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी जो कहीं ना कहीं लोगों को हमारे दिल में हमारे प्रति शंका पैदा करे। और अच्छा भी है, मैं सुखी भी हूँ, क्योंकि मेरी अब ज़रूरतें बहुत कम हो गई हैं बुनियादी तौर पे। तो मुझे अच्छा लगता है, पहले बहुत ज़रूरतें थी तो बहुत लाव लश्कर लेके चलना पड़ता था, कोई ज़रूरत नहीं। और ये ज़िंदगी का ऐसा कदम है जो मैंने गांधी जी को पढ़ के सीखा है। गांधी ने अपनी ज़िंदगी को इतना सहज और सरल कर दिया था, तभी लोगों को गांधी दिल में उतरते थे और लोगों को अंदर तक छूते थे। तो अब यही है, अगर ये मैं नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि लोग मेरी बात मानते और मेरे साथ जुड़ते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो पहले बुंदेलखंड वासियों को कि तुम्हारा बुंदेलखंड तुम्हारा अपना है। 77 साल से तुम दूसरे प्रदेश और दूसरे लोगों के साथ गुलाम रहे या जुड़े रहे, मैं कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, तुम्ही को करना होगा। लेकिन अब समय आ गया है, आप अपने को पहचानो, बुंदेलखंड को फिर से एक बार अपने पैरों पे लेके आओ, उसको खड़ा करो और इस जिम्मेदारी को समझो। उसमें अकेला राजा बुंदेले या उसकी टीम काम नहीं करेगी। जिस दिन आप खड़े हो जाओगे, दुनिया की ताकत आपको रोकेगी नहीं। यही जेपी ने कहा था इंदिरा गांधी से, सत्ता खाली करो, जनता आती है। तो जनता हो आप लोग, मैं तो एक आपकी आवाज़ मात्र हूँ। उठो, खड़े हो, स्वराज अपना बुंदेलखंड राज वापस लो।